We are going to discuss about a topic from the obstetrics, that is the physiological changes in pregnancy. As you know that pregnancy में बहुत सी changes आती हैं मदर में, because in pregnancy सिर्फ वो मदर नहीं होती बल्कि उसके अब वॉम में एक बेबी भी है और उसने अब जो है along with the mother बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको भी चाहिए। तो मदर के अंदर जो चेंजेस आती हैं विच आर फिजियोलॉजिकल नॉट पैथोलॉजिकल, तो उनकी हमने बात करनी है सिस्टम वाइज। सबसे पहले आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आती हैं। अब जब एक मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके हार्ट के अंदर और एज अ होल क्या चेंज आ सकता है, ये है कि अब उसने जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा सप्लाई करना है अपने बेबी को। जो फीटस है उसको एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए, मदर को भी चाहिए और फीटस को भी चाहिए। तो हार्ट को क्या करना चाहिए, मदर के हार्ट को क्या करना चाहिए, अपना काम ज़्यादा कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो कार्डियक आउटपुट को क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या हो जाना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए। बहुत सी चेंजेस आती हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ब्लड वॉल्यूम, सबसे पहले वो कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मदर क्या, जो ब्लड वॉल्यूम पहले था उससे ज़्यादा हो जाएगा ताकि बेबी को भी सप्लाई किया जा सके। और क्या होगा, हार्ट का जो साइज़ होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट का जो साइज़ होगा अगर वो पहले इतना था तो नॉन प्रेग्नेंट में इतना था, और प्रेग्नेंट में देखें कि हार्ट का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और उसका वॉल्यूम जो होता है, हार्ट का जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब जब हार्ट जो है वो मतलब पहले जो था अब छोटा था अब बड़ा हो गया, तो जब बड़ा होने की वजह से उसकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए ना। तो उसकी जो एपेक्स बीट थी, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं कि 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है और मिड क्लेविकुलर लाइन में, अब वो हार्ट क्योंकि बड़ा हो गया तो अब उसकी जो है, देखें पहले वो यहाँ पर था तो अब क्या होगा, देखें बड़ा हो गया, उसका जो शिफ्ट हो गया, मतलब कि पहले जो यहाँ पर एपेक्स बीट आ रही थी वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, बिकॉज़ हार्ट जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद हम बात करें हार्ट की साउंड्स की, तो वो क्या हो जानी चाहिए, क्योंकि हार्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है ना, तो उसकी साउंड्स की आवाज़ें जो हैं, जो हार्ट के वॉल्स के बंद होने की आ रही होंगी वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसमें S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड्स, S4 साउंड्स, मतलब चारों हार्ट की साउंड जो हैं वो आपको सुनाई देंगी। वैसे नॉर्मल जो है वो S1 और S2 साउंड होती है, लेकिन यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से S3 और S4 जो साउंड है वो भी आपको लाउड सुनाई देगी। और जो S2 होगी, जिसमें यू नो दैट कि S2 जो होती है उसमें वी हैव द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स की क्लोजर की वजह से आता है, तो वो स्प्लिट हो जाएगी। और इसका स्प्लिटिंग के जो फिनोमिनाज हैं इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमने जो है बेड साइड में इसके साउंड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बेड साइड टेक्निक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसके सारे साउंड्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि S2 स्प्लिट कैसे होता है, सारी डिटेल के साथ हम पढ़ा हुआ है वहाँ पे। और S3 S4 साउंड जो होती हैं वो कैसे आती हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट, मर्मर्स जो हैं, मर्मर्स नॉर्मली जो है वो नहीं होते, अब यहाँ पे मर्मर्स भी आएंगे, फ्लो मर्मर्स होंगे। और सिस्टोलिक जो होगा मर्मर जो होगा वो नॉर्मल होगा। एक पर्सन के अंदर हम नहीं कह सकते, किसी के अंदर मर्मर आए तो हम कहेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल है, लेकिन मदर के अंदर, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर हम कहेंगे कि ये नॉर्मल मर्मर है। देन मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, क्योंकि हार्ट तेज़ी से काम कर रहा है तो उसकी कंट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ी से कंट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगा। देन उसका कार्डियक आउटपुट, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, उसका हार्ट रेट, तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। सो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा है, यू नो दैट कार्डियक आउटपुट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। देन कार्डियो की हमने बात कर ली। वास्कुलर सिस्टम में क्या होगा कि जो वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, मतलब ये कि हमारी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं ना उनकी डायलिटेशन हो जाएगी। डायलिटेशन होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर को
ड्रॉप कर जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स डायलेट करने की वजह से रेजिस्टेंस होगी पेरिफेरल, वो क्या हो जाएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो अगर हम कहें पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है, वेज़ोडाइलेशन हो गई है, तो जो वीनस इनफ्लो होगा हार्ट की तरफ, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की तरफ, वो क्या हो जाएगा, वीनस प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, तो ब्लड पूल करना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ। यू नो दैट कि अगर हार्ट की तरफ ब्लड इतना नहीं जाएगा तो नीचे ही जाएगा ना, जमा हो जाएगा। तो लोअर लिम्ब, आपको पता है प्रेगनेंसी के अंदर आपको पता होगा कि फ़ीमेल्स के अंदर वेराइसिस बहुत कॉमन होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, और दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। तो समझ आई कि किस तरह से वीनस पूलिंग हो रही है और क्यों पेरिफेरल एडिमा हो रहा है जो हमारी लिम्स का है, लोअर लिम्स का फीमेल के अंदर, बिकॉज ऑफ द वेज़ोडाइलेटेशन। और वेज़ोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया है, हाइपोटेंशन हो रही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, और वीनस इनफ्लो जो हार्ट की तरफ है वो कम हो रहा है, और पुलिंग हो रही है ब्लड की। नेक्स्ट वी हैव, देखें आप यहाँ पे दिखाया भी होगा कि वेज़ोडाइलेशन हो रही है, पहले वेजल्स इस तरह की थी, तो अब देखें कैसे डायलेट हुई हुई है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ द मेन हार्मोन इन प्रेगनेंसी, यू नो दैट। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। तो जब ये हमारा जो है ना बीपी ड्रॉप कर रहा है, वो बता रहे हैं। अच्छा, अब हमारी जो है जब वेज़ोडाइलेटेशन होगी, मतलब कि हार्ट जब ज़्यादा पंप करेगा तो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कितना जाएगा, ज़्यादा जाएगा ना, तो ब्लड फ्लो टू द स्किन, यूट्रस, किडनीज अच्छी हो जाएगी। सो यही हमारा काम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला ने इसलिए इस तरह का बना दिया होता है, मदर का चेंजेस लेके आते हैं ताकि ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाए। स्किन को ब्लड सप्लाई जाएगी तो मदर की स्किन कैसी हो जाएगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हो जाएगी, और किडनीज़ को ब्लड सप्लाई जाएगा तो अच्छे यूरिन प्रोड्यूस होगा। और अगर हम बात करें कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई जा रहा है। हाँ, अच्छी बात है क्योंकि बेबी है अंदर। देन तो देखें आपको नज़र आ रहा है कि पहले जो 4.5 लीटर्स पर मिनट के टाइम पे था कि पर मिनट जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई जा रहा था वो 4.5 लीटर्स था। अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, वेज़ोडाइलेशन, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो है हमारा जो 6 लीटर अब जो है ना पर मिनट ब्लड सप्लाई जा रहा है टू द नीचे आपको नज़र आ रहा है यूट्रस, किडनीज़, स्किन और जीआईटी, और ब्रेस्ट भी दिखाई हुई है। स्किन को जब ब्लड सप्लाई अच्छा सा जाएगा तो पाल्मर एरिदीमा हो जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए फीमेल की स्किन है जो है ईस्ट्रोजन की वजह से ना, वो कह रहे हैं इंक्रीज रेडनेस ऑन बोथ पाम्स बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो पाल्मर एरिदीमा है। देन वेस्कुलर स्पाइडर्स हैं, ये देखें इस तरह से ये फीमेल्स के ऊपर स्किन पे आपको नज़र आ सकते हैं कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। पेट के ऊपर आप नोट करेंगे स्ट्राया ग्रेविडरम होगा, और पेट के ऊपर आप यहाँ पे देखें लीनियर नाइग्रा एक लाइन सी बन जाती है, ये भी एक चेंज आता है प्रेगनेंसी में। फिर मलेज़मा हो जाता है कुछ फीमेल्स को ना स्किन पे, इधर जो फेस के ऊपर मलेज़मा हो जाता है, इस तरह से छाइयाँ पड़ जाती हैं जिसको हम कहते हैं, और जैसे प्रेगनेंसी एंड होती है ठीक हो जाती हैं खुद ब खुद। एपिस्टेक्सिस के जो वो चांसेस होते हैं फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स जो हैं उनके अंदर एपिस्टेक्सिस होती है। हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ स्किन चेंजेस हैं, और मतलब एक अच्छे ब्लड सप्लाई की वजह से ना हमारी एक तो हेयर्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से हेयर फॉल ड्रॉप करता है, मतलब हेयर फॉल कम हो जाता है, इतना नहीं होता। लेकिन बाद में वो कह सकते हैं कि कुछ डेफिशिएंसीज़ की वजह से हेयर्स की फॉलिंग होना शुरू हो जाए, बट फिजियोलॉजिकल चेंज तो यही है कि ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं। देन हम बात करते हैं आफ्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस आ रही थी।
तो अब हम डिस्कस करते हैं हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, अब ये है कि टेलीग्राम पे मैं सारी तो स्लाइड्स अपने नोट्स शेयर नहीं करती, लेकिन आप वहाँ पर टेलीग्राम पे वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। और अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली स्लाइड्स जो मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, तो वहाँ पे आप मुझसे ले लें। बिकॉज़ दूसरी जगहों पे ना दूसरी ऐप्स के ऊपर ना रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है पिक्चर की। तो आप वहाँ पे बेटर ये है कि वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, और अगर आपने कोई नोट्स वगैरह लेने हो तो वहाँ पे ले लें। ठीक हो गया। और किसी का टेलीग्राम नहीं चलता तो यूट्यूब पे आप जो है वो एक वीडियो टाइप देख लें कि हाउ टू रन टेलीग्राम, उसको आप जो है वो कनेक्ट कर लें फिर टेलीग्राम को। तो अब हम हीमेटोलॉजिकल सिस्टम की बात करने लगे हैं। तो ब्लड वॉल्यूम जो था वो पहले अगर 5 लीटर्स था तो अब 7.5 लीटर्स हो जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है 40%। देन आरबीसी मास जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 30%। आरबीसी काउंट जो है वो ड्रॉप कर जाता है। तो ये देखें, मास ज़्यादा हो रहा है, काउंट कम हो रहा है आरबीसीज़ का। प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, हीमोडाइल्यूशन हो रही है, एचबी कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, हीमेटोक्रेट जो है वो कम हो जाता है, ईएसआर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आयरन डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है पेशेंट्स को या फीमेल को। देन अगर हम बात करें आफ्टर दीज थिंग्स, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो वो ज़्यादा हो जाता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं और ईओसिनोफिल्स कम हो जाते हैं। देन प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन 70,000 से कम नहीं होते। WBCs जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। दिस इज़ नोन एज जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देन अगर हम बात करें फैक्टर्स की, फैक्टर 2, 7, 9, 10, 12 और डी डाइमर्स और फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है। फैक्टर 11 और जो एंटी थ्रोम्बिन है, इनका लेवल ड्रॉप कर जाता है। तो आपने देखना है कि कौन से फैक्टर्स का लेवल ज़्यादा हो रहा है। 2, 7, 9, 10, 12 डी डाइमर और फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, जबकि जो फैक्टर 11 और एंटी थ्रोम्बिन 3 हैं, इनका लेवल कम हो जाता है। ये MCQs के लिए आपने याद रखनी है चीज़ें, और अगर कोई SCQ भी आ जाता है कि हीमेटोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, तो आप लिखोगे कि RBCs पे क्या हो रहा है, WBCs प्लेटलेट्स को क्या हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को कौन से ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो कोगुलेशन फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, फिब्रिनोजिन कम ज़्यादा हो रहा है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी कम होती है। इस वजह से प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट के रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इंक्रीजेस। इसके अलावा जो प्रोटीन C और S होते हैं, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। प्रोटीन C और S जो होते हैं ना, ये कम हो जाते हैं। प्रोटीन S की एक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोटीन C की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर कोगुलेंट स्टेट। फिर हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि रीनल सिस्टम पे क्या अफेक्ट आता है। जो किडनी होती है उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका GFR ज़्यादा हो जाता है, यूरिया क्रेटिनिन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब GFR ज़्यादा होगा तो यूरिया क्रेटिनिन कम हो जाएंगे। देन प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड चेंजेस आती हैं। क्या चेंजेस आती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ प्रॉपर। ये थोड़ी सी चीज़ें आपने देखनी है कि टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप करती है क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है ना, और बाइकार्बोनेट जो होता है वो कम हो जाता है pH मेंटेन करने के लिए। माइल्ड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है, 7.40 to 7.45, मतलब एल्कलोसिस स्टेट हो रही है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। देन क्या हो रहा है, और एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो इस वजह से एज अ होल एल्कलोसिस हो रही है। देन अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं, तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है मदर में।
और इसी वजह से हम डायबिटीज़ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो उसमें आपने याद रखना है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के इंक्रीज़ होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है एंड इट लीड्स टू जेस्टेशनल डायबिटीज़। देन अगर हम बात करें कि T3 और T4 लेवल्स जो होते हैं ये इंक्रीज़ हो जाते हैं और TSH कम हो जाता है और बिकॉज ऑफ द बीटा HCG का इफ़ेक्ट होता है थायराइड पे इस वजह से। देन लैक्टोट्रॉफ जो होता है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अगर हम GIT ठीक है, तो ये एंडोक्राइन चेंजेस हैं। फिर GIT चेंजेस क्या है, आपको पता है कि फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा सेलिवेशन होती है, दिल करता है कुछ ना कुछ खाए और जिस चटपटे चीज़ें खाए और इस तरह से, और मोटिलिटी कम हो जाती है विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। यू नो दैट इस वजह से फ़ीमेल को हम कहते हैं कि फ्लूइड ज़्यादा लो, फाइबर ज़्यादा लो, अपना ख्याल रखो, फ्रूट्स खाओ। हेमोरॉइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द यू नो दैट के वीनस टेसिस वगैरह। देन हम बात करें गर्ड हो जाता है, फीमेल्स को बहुत कॉमन होता है टोन डिक्रीज़ होने की वजह से। मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस क्या आती हैं, लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं और लंबर लॉर्डोसिस हो जाती है। रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या होती हैं, यूट्रस इनलार्ज करता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीशन, और पेल्विक वेन वेरिकोसिटीज़ होती हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ द यूट्रस एंड द वेजल्स। तो पेल्विक वेन वेरिकोसिटीज़। देन मेमरी ग्लैंड जो साइज़ होता है उसका इंक्रीज़ कर जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। अभी तक हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा और हिमेटोलॉजिकल सिस्टम देखा और कुछ मैंने आपको सिस्टम्स के कोई पॉइंट्स बताए हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और जो है वाइटल कैपेसिटी ये ज़्यादा हो रहे हैं। देन जो एक्सपायरेटरी है ना वो सारे कम हो रहे हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और जो है ये हमारा फोर्स रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटी है ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन हो रही है ज़्यादा और एक्सपायरेशन कम हो रही है। देन अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड पर मिनट जो है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब इंस्पायरेशन ज़्यादा हो रही है। मदर कह रही है कि किस तरह मेरे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए बस। ठीक है, तो ये साइड्स पे लिखे हुए हैं कि रेस्पिरेटरी ड्राइव इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ड्रॉप करता है। और क्या आप रीड कर लें इधर से क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, देखें। तो ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा होगी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और जो है फिर अगर हम बात करें कि हाइपर वेंटिलेशन डिज़निया होगा ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट्स एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट। तो हाइपर वेंटिलेशन होगा क्योंकि मदर आपको पता है तेज़ तेज़ सांस ले रही होती है, क्योंकि एक बेबी भी नीचे होता है, प्रेशर दे रहा होता है, और दूसरा जो है ना ये ऑक्सीजन जो है प्रोजेस्टेरोन जो है ये कोशिश करता है कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए, ऑक्सीजन अंदर रहे बस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ड्रॉप करेगा, पीएच ज़्यादा हो जाएगी और मतलब कि एल्कलोसिस की तरफ पेशेंट जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगी। यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, किडनीज़ को उनका साइज़, उनका वेट, उनकी रीनल फ्लो जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ये आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ नोन एज कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी इन द प्रेगनेंसी। और रीनल कैलिसिस, पेल्विस और यूरेटर जो होगा वो डायलेट कर जाएंगे, जिस विच लीड्स टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, तो किडनी का साइज़ वगैरह भी इंक्रीज़ हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ जा रहा है। ये देखें बेबी बैठा हुआ है और जो यूरेटर्स हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर रहा है। लॉस ऑफ नॉर्मल ओब्लिक यूरिटरी एंट्री, जो नॉर्मल एक यूरेटर जो होता है ना ओब्लिक होके एंटर होता है ब्लैडर के अंदर, लेकिन अब जो है वो ओब्लिकली नहीं होगा। लीड्स टू वेजाइको यूरिटरी रिफ्लेक्स, और वेजाइको यूरिटरिक रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, यूटीआईज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो डायलिटेशन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूरेटर्स, देखें बेबी की वजह से यूरेटर्स की जगह जो है वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिनरी स्टेसिस हो रही है विच लीड्स फर्दर टू हाइड्रोनेफ्रोसिस एक्सेट्रा, यूटीआईज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। रीनल ब्लड फ्लो, जीएफआर क्रेटिनिन क्लियरेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। देन सीरम यूरिया क्रेटिनिन जो होता है ये कम हो जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। और यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई हुई हैं कि क्या चेंज आ रहा है रीनल प्लाज्मा फ्लो में, जीएफआर में, क्रेटिनिन क्लियरेंस में, और बान और क्रेटिनिन में, और यूरिक एसिड में। ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब बॉडी से बाहर निकलते हैं। सोडियम रिटेंशन जो है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द रेनिन की सिक्रीशन होती है। पोटेशियम कम हो जाता है, हाइड्रोजन
ज़्यादा हो जाता है, बाइकार्बोनेट मैंने पहले भी बताया कम होता है, जिसकी वजह से पीएच ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। तो रीनल क्या है, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, दिस इज़ फिजियोलॉजिकल। रेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। डायूरेसिस एंड यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस। प्रेगनेंसी इज़ अ स्टेट ऑफ कॉम्पनसेटरी रीनल हाइपरट्रोफी एंड हाइपर फंक्शन। समझ आई, रीनल का काम ज़्यादा हो रहा है इन शॉर्ट। देन जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम आपको पता है क्रेविंग्स होती हैं, पाइका होता है जो फजूल चीज़ें पकड़ के खाना शुरू कर देती है मदर, ठीक है, नॉन एडिबल आइटम्स खाना शुरू कर देती है। टाइलिज्म मतलब कि सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है मदर में। जीआईटी मोटिलिटी कम होती है जिसकी वजह से गर्ड होती है, और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है फूड एंड वाटर की, विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, गर्ड होगा, वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें। गॉल ब्लैडर टोन कम होगी तो बाइल की प्रोडक्शन जो है वो थिक होगी और गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर मेंडेलसन सिंड्रोम होता है जिसमें एस्पायरेशन निमोनिया होने के चांसेस होते हैं एंड और आपको पता है गर्ड में हमने डिस्कस किया था कि जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटल डिजीज़ भी होना शुरू हो जाती है। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं इनको और ईजी से है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता है साइज़ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टोट्रॉफ्स का साइज़ वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ACTH प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ज़्यादा होती है, TSH की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं कि फीटस जो है ना वो एक एलोग्राफ्ट होता है, मदर को मतलब बॉडी कहती है ये पता नहीं कौन सा अंदर बंदा आ गया है, ठीक है, मतलब बेबी को वो कह रही होती है, तो वो एलोग्राफ्ट समझते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो रिजेक्शन को फीमेल की बॉडी कैसे प्रिवेंट करती है कि अपनी इम्यूनिटी जो है वो कम करती है, जो T और B सेल की सेंसिटिविटी होती है ना उनको उनकी जो है उनकी सेंसिटिविटी को कम करती है, जिसकी ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग करके ना, मतलब इन शॉर्ट जो है ना इम्यून सेंसिटिविटी कम होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही हैं। ओवरी जो है वो पहले पेल्विक ऑर्गन होता है तो अब वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 8th वीक तक रहता है, बाद में रिग्रेस कर जाता है। फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो पहले हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल हो जाती हैं। यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है और डेक्स्ट्रो रोटेशन हो जाती है उसकी पीछे की तरफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो स्फीयर शेप्ड होता है, ठीक है, देखें आहिस्ता आहिस्ता कैसे चेंज आ रहा है यूट्रस में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरा एक सैक बन जाता है। ये नीचे पिक्चर्स में भी आपको, शुरू में स्फीयर है बाद में सैक बन गया, ठीक है। और जो है ये उन्होंने बताया हुआ हैगर साइन। हैगर साइन आपको पता है कि यूट्रस जो है सॉफ्ट देन नॉर्मल होता है। शेडविक साइन होता है, ये साइंस आपने देख लेने हैं, ये साइंस MCQs वगैरह में आ सकते हैं। शेडविक साइन, और इसमें गूडल साइन याद रखें, हैगर साइन याद रखें। सर्विक्स में देखें हैगर, चेडविक और म्यूकस प्लग बन जाता है। आपको पता है म्यूकस प्लग क्या करता है कि बेबी को एक तो प्री टर्म लेबर से प्रिवेंट करता है और दूसरा इन्फेक्शंस को नहीं होने देता, अंदर जाने नहीं देता, सैंडिंग इन्फेक्शंस नहीं होने देता। ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल आर्टरीज एंड ब्रॉड लिगामेंट पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। विजाइना जो है वो सायोनोटिक वॉयलेट कलर की हो जाती है, अपनी लेंथ में इंक्रीज़ करती है, कैपेसिटी में, और वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है इसकी। ग्लाइकोजन जो होता है विजाइना की एपिथेलियम में ज़्यादा हो जाता है और फिर कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में बाय बेसिलाई और pH ड्रॉप करती है। और जो आपको पता है जो एसिडिक pH होती है विजाइना की वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है, ये हमने बैक्टीरियल विजिनोसिस में पढ़ा था। और दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे ले लें इसके, और इसको जस्ट आपने देखना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसके यूक्यूज़ डिस्कस करते हैं।